नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यूपीपीसी 1999 के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर दोस्तों था लोथल। ठीक है। और लोथल की खुदाई का कार्य किसने कराया था? तो एस.आर. राव ने कराया था। और लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है। इसी से यहाँ से जहाज की गोदी के भी प्रमाण मिले हैं। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा माना जाता है ये लोथल से जो जहाज की गोदी प्राप्त हुई है। 3 युग्मित समाधि के उदाहरण भी यहाँ से मिलते हैं। धान के अवशेष, फारस की मोहरें, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, ये सब जानकारियाँ हमें लोथल से ही मिलती हैं। तो उस समय का ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सिंधु नदी थी। इसको हम परुष्णी नदी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो वो दोस्तों था सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जबकि सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र दोस्तों वीणा को माना जाता है। और सरस्वती नारद जी का ये प्रिय वाद्ययंत्र हुआ करता था। गुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। नचिकेता यम संवाद, इसका कौन से उपनिषद में इसका विवरण मिलता है? तो कठोपनिषद में इसका विवरण मिलता है। और ये कठोपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंधित है। और कठोपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। और नचिकेता यम संवाद में एक पूरी जो जानकारी है नचिकेता यम से मृत्यु के रहस्यों के बारे में पूछती है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति जो है कैकेयी के शासक थे। राज्य राजा काशी अजातशत्रु, और उस समय राज्य के जो शासक थे वो राजा थे। काशी के शासक अजातशत्रु से विदेह के जनक थे राजा जनक। कुरु, उदालक, आरूढ़ी और पंचाल के प्रवाहन जैवली थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुभा का स्थान क्या था। तो कुभा जो है काबुल को कहा जाता था, और ये आज के वर्तमान के समय में अफगानिस्तान में है। सप्त संधो प्रदेश आधुनिक, अगर देखिए सप्त संधो प्रदेश के बारे में बात करें तो ये आज के समय में ये भारत पाकिस्तान का जो आप नॉर्थ और वेस्ट का पार्ट देखते हैं उसी प्रदेश को सप्त संधो प्रदेश कहा जाता था। अगर इन सप्त संधो प्रदेश में 7 नदियों का नाम देखा जाए तो सिंधु, सरस्वती, सतुत्री को सतलज भी कहते थे, विपाशा को व्यास, परुष्णी को रावी और वितस्ता को झेलम और अस्किनी, ये 7 नदियाँ से मिलकर बनता था सप्त सैंधव प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, यानी कौन ऐसा था जो बुद्ध के ही जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो दरअसल ऐसा दोस्तों जो था देवदत्त था। ये बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है। और ये बुद्ध से ईर्ष्या करता था। और उपाली आनंद जो थे ये बुद्ध प्रिय के शिष्य थे। ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे उपाली और आनंद। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता के कहने पर, यानी आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था उनके कहने पर उन्होंने जो है आनंद के कहने पर जो है महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को जो है प्रवेश की अनुमति दी थी। इसके पहले जो है बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उनके जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने से ही स्त्रियों को प्रवेश देना चालू हुआ था। आगे बात करते हैं तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्न मार्ग का अनुसरण किया। अच्छा, जब अशोक ने तीर्थ यात्रा करी तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जो अपनी यात्रा चालू करी वो कुशीनगर से सबसे पहले गया से चालू करी, फिर वो कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती।
ठीक है। इस तरह से उनको यात्रा का विवरण मिलता है। 10वें वर्ष उन्होंने बोधगया की यात्रा की थी, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। और पूरा ओवरऑल देखोगे तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप अगर देखेंगे तो वो ब्राह्मी है। और ब्राह्मी जो है अशोक के शिलालेखों में इस लिपि का अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं है कि अशोक ने केवल ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग कराया था, अशोक ने जो है अन्य लिपियों का भी वो किया था। उसमें हमें खरोष्टी, अरमाइक की भी जानकारी मिलती है। और जो ब्राह्मी थी वो बाएं से दाएं, यानी जो आज के समय में लिखी जाती है, जैसे हम लोग बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और जो खरोष्टी होती है वो उल्टा लिखी जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कलिंग अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कलिंग अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये दरअसल कलिंग में ही नहर खोदी गई थी, ठीक है। और हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जानकारी, हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित है, ठीक है। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख स्रोत, तो दीपवंश और महावंश, इनसे तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख के प्रमाण मिलते हैं। आगे है मोगल पुत्तिस ने जो रचना करी थी वो कथावस्तु की रचना की थी। और ये मुगल पुत्तिस है दरअसल जो कथावस्तु उन्होंने रचना करी थी मुगल पुत्तिस ने, वो अभिधम पिटक का ही भाग माना जाता है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं, तो बहुत बार पीछे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राष्ट्रकूटों ने निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर, जो एलोरा में कैलाश मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध, तो उसको कृष्ण प्रथम यानी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया था, या उनके समय में निर्माण हुआ था। रावण की खाई, देवाड़ा, दशावतार, नीलकंठ, ये सब जो अन्य मंदिर हैं, ये सभी जो है आपकी एलोरा की गुफाओं से संबंधित है। अब आपको मुझे बताना है कि एलोरा की जो गुफाएं थी उनमें किस शैली का प्रयोग हुआ था। द्रविड़ थी, बेसर थी, या कोई अन्य थी। अगला क्वेश्चन है सोमपुर महाविहार का निर्माण। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। यह गोपाल का पुत्र था और ये बहुत ही धर्मपाल जो है बहुत ही उत्साही बौद्ध था। और परम सौगात लेखों में इसे कहा गया है कि इसे लेखों में इसे परम सौगात की भी उपाधि दी गई है। और इसके जो प्रमुख निर्माण थे, इसने विक्रमशिला का निर्माण कराया था, सोमपुरी विहार का निर्माण कराया था। और इनके समकालीन जो लेखक थे वो हरिभद्र थे। उत्तरापद स्वामी की उपाधि कवि सोंगल ने दी थी, यानी धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने दी थी, तो कवि सोंगल ने दी थी। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण सेन को नए सामंत चलाने का यश प्राप्त है। तो क्वेश्चन आज इस तरह से पूछा गया था, तो किसको निम्न में से नए सामंत चलाने का यश प्राप्त है, तो आंसर था उसका लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन जो सेन वंश उस समय था उसके जो है सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली शासकों में से इनकी गिनती होती थी। और इन्होंने जो है लक्ष्मण संवत 1190 ईस्वी में चलाया था। और प्रमुख विद्वान जो उनके समय में थे लक्ष्मण सेन के समय, वो जयदेव धोई हलाई। इसमें मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो ऊपर यहाँ से यहाँ तक यही मेन क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आगे मैंने आपको एडिशनल जानकारी दी है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। अगला है भारत की विशालतम नंदी मूर्ति वाला मंदिर। तो विशालतम नंदी मूर्ति वाला मंदिर वृद्धेश्वर को कहा जाता है और इसी का नाम राजराजेश्वर है। और यह जो है आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और चोल शासक राजराज प्रथम के समय में इनका निर्माण हुआ था।
चित्रगुप्त स्वामी द्वारा निर्मित एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? वो उज्जैन में है आपका। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कब? तो 788 BC में हुआ था। ठीक है। और अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य को ही कहा जाता है। और इन्होंने जो है आदि शंकर ने अर्थात शंकराचार्य ने इनके जो अद्वैतवाद का प्रसार हुआ था वो द्वारका से, यानी पूरी पश्चिम से लेकर द्वारका, पूरी पूर्व से लेकर द्वारका पश्चिम तक, और उत्तर में केदारनाथ मठ से लेकर श्रृंगेरी, यानी 4 मठों का निर्माण कराया था। केदारनाथ मठ, श्रृंगेरी मठ, पुरी मठ और द्वारका मठ। रामानुज के अनुयायी अर्थात रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें वैष्णव कहा जाता था। ठीक है। अब रामानुजम के मैंने बताया था आपको, पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके जो प्रतिपादक थे रामानुजम के, इन्होंने रचना करी थी विशिष्ट द्वैतवाद की, और सिर्फ अद्वैतवाद की शंकराचार्य, अद्वैताद्वैतवाद के निम्बार्क, और सिर्फ द्वैतवाद के मध्वाचार्य। ठीक है। तो यानी इसमें विशिष्ट लगा है, इसमें अद्वैत लगा है, और यहाँ द्वैताद्वैत है, और यहाँ सिर्फ द्वैतवाद है। तो इस तरह से इनको तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह से आगे मैं जल्द ही 2000 और 2001 बाकी आगे के 2020 तक के सारे मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। पहले आपको हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद जो है हिस्ट्री के चैप्टर वाइज आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल चालू करूंगा, और इस तरह से मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।